घर में वैशाली की शादी की तैयारी चल रही है और सब मेहंदी लगवा रहे हैं। दीदी, आपके पति का नाम किस अक्षर से लिखना है? वैसे तो उनका नाम वरुण है, लेकिन हम उन्हें प्यार से वी बुलाते हैं। आज देखो तो हमारी वैशाली को कैसे शर्मा रही है वरुण जी का नाम सुनते ही। क्यों मामी जी, आप तो आज तक मामा जी के नाम से कमरे में भाग जाती हैं। और तुम्हारी मामी का क्या? हम भी आज तक तुम्हारी मामी जी का नाम सुनकर शर्मा जाते हैं। वाह मामा जी, देखो तो जरा, मामी आज भी हमारे मामा आपके दीवाने हैं। क्या बात है। और एक तुम्हारे पापा है, हमारी तरफ देखते भी नहीं है। अरे देखने वाली कोई बात भी तो होनी चाहिए इंसान में, कि नहीं? अरे जीजा जी, अब हमारी बहन हेमा मालिनी से कम नहीं लगती है, आप ऐसा मत बोलिए। हाँ, हेमा मालिनी है या फिर सुपर्णखा, वो तो अब निभाने वाले को पता। क्या कहा जी आपने? देखो देखो कैसे दहाड़ रही है मैं। ये देखो, एक हमारे मम्मी पापा है जो सदैव ही लड़ते ही दिखा देते हैं। मम्मी पापा, मामा जी, मामी जी से कुछ सीखिए आप। जीवन साथी के मामले में तो हम बहुत खुशकिस्मत है भाई, हमारी धर्मपत्नी सबसे बेस्ट है। ये देखिए, एक हमारे भाई है जो अपनी पत्नी के पीछे लट्टू हुए घूमते हैं, और एक हमारे पति हैं जिन्हें हम फूटी आंख नहीं भाते। अब लट्टू को या कुछ भी जो है सो है, हमारी पत्नी है ही नंबर 1, तो हम तो तारीफ करेंगे भाई। वैशाली, तेरी मामा टोटल ग्रीन फ्लैग है। नहीं तो क्या, मामा जी इतने पुराने जमाने के हैं, फिर भी देखो जरा कैसे अपनी पति की खुलेआम तारीफ कर रहे हैं। और एक हमारे पति हैं, बंद कमरे में भी हमसे लड़ते रहते बस। हमारे वरुण जी तो बिल्कुल वैसे नहीं है, वो तो हमारी खूब तारीफ करते हैं। हाँ, खूब तारीफ करते हैं। वो तो अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, तभी एक बार 7 फेरे होने दो, फिर हमसे बात करना। तुम सब अपनी जलन हमसे काहे निकाल रही हो? हम कह रहे हैं ना, हमारे वरुण जी बिल्कुल भी ऐसे ना है। वो तो ग्रीन फ्लैग नहीं, ग्रीन फॉरेस्ट है। हम भी शादी के पहले यही कहते थे, लेकिन शादी के बाद ये पति पति नहीं रहते, ये नाराज जिठानियां बन जाते हैं। छोड़ो, हम कुछ कहेंगे ही नहीं। हमारी शादी होने दो, उसके बाद हम तुम्हें दिखाएंगे हमारे वरुण जी कैसे हैं। हाँ, हमें भी इंतजार है तुम्हारे वरुण जी का। देखते हैं ग्रीन फॉरेस्ट में कितनी बरसात होती है। वैशाली की मेहंदी में जो उसकी सहेलियों ने कहा था, उस पर वैशाली ने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था वरुण ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके नाम की मेहंदी रचाकर वैशाली खुशी खुशी अब अपने ससुराल में आ चुकी थी। पहले कुछ दिन तो वरुण के साथ घूमने फिरने में ही निकल गए, लेकिन अब जिम्मेदारियों को संभालने का वक्त भी आ चुका था। कल हम किसी अच्छी जगह चले खाना खाने। अब घूमना फिरना बहुत हो गया है, अब कल से मुझे पिताजी के साथ फिर से ऑफिस जाना है, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाँ, तो कल से मैं भी रसोई का काम संभाल लूंगी। देखो, मम्मी ने आज तक बहुत कुछ किया है इस घर के लिए, अब उनकी बारी है आराम करने की। अब उन्हें बिल्कुल काम मत करने देना। जब से शादी हुई है मैं भी काम करती हूँ वरुण, ऐसा नहीं है। और रसोई का काम वो संभालती है बस। हाँ, मैं जानता हूँ तुम सब कुछ अच्छे से संभालोगी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बस तुम यूं ही मुझे खुश रखो तो मैं देखो कैसे सब कुछ संभालती हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वैशाली ने अगले दिन से रसोई की बागडोर अपने हाथ में ले ली, लेकिन वैशाली और उसकी सास के काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था, इसलिए कुछ दिनों बाद उन दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। वैशाली बहू, ये तुमने सब्जी को अच्छे से धोया भी नहीं, देखो कितनी मिट्टी लगी हुई है इसमें। माँ जी, हमने सब्जियों को अच्छे से धोया है, लेकिन ये देखो कितनी मिट्टी लगी हुई है। तुम अगर ऐसे ही लापरवाही करती रही तो इससे कई सारी बीमारियां भी हो सकती है। माँ जी, एक बात कहूँ, वैसे तो आप कहती हैं मुझे कुछ ठीक से दिखता नहीं है, मेरी आंखें कमजोर हैं, लेकिन आपको हमारी गलतियां बहुत जल्दी दिख जाती है, क्यों? यही तकलीफ है तुम बहुओं की आजकल, उन्हें बड़ों की बात बुरी लग जाती है, हमारा तजुर्बा लेना ही नहीं चाहती हो तुम। क्योंकि माँ जी, हम आजकल की बहुएं सब कुछ पहले से ही सीखी हुई आती है, हमें एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो करना है करो, हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। वैशाली और राधिका के बीच जो बहस हुई थी, उससे राधिका का मुंह शाम से ही चढ़ा हुआ था। जब वरुण और उसके पिता घर आते हैं तब भी राधिका बस चुप बैठी हुई थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। राधिका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
आज कुछ कह नहीं रही हो? हाँ माँ, आज शाम से अब चुप चुप सी है। बेटा, आजकल की पीढ़ी को बड़ों का बोलना एक्स्ट्रा ज्ञान लगता है, इसलिए चुप हूं, और क्या ही करूं चुप बैठने के अलावा। वरुण झट से समझ जाता है कि उसकी माँ किसकी तरफ इशारा कर रही थी। वरुण ने तेज नजरों से वैशाली की तरफ देखा, जैसे वो आज आंखों से ही उसे अपनी नाराजगी बता रहा हो। लेकिन वैशाली भी कहाँ डरने वाली थी। उसने कमरे में जाकर युद्ध का आगाज कर दिया। तुम हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे हम ही आपके दुश्मन हैं? तुम हमसे भी तो पूछो कि माँ जी ने हमसे क्या कहा। वैशाली, बच्चों वाली हरकतें मत करो। देखो, माँ बड़ी है हमसे, अगर उन्होंने दो बातें कह भी दी तो क्या हो जाएगा तुम्हें? देखो, हमने आज तक अपने पिताजी की भी नहीं सुनी है, तो ये हमसे उम्मीद मत करियो कि हम किसी की गलत बात सुन लेंगे। माँ अगर कुछ कहती है तो अपने अनुभव से कह रही है। उन्होंने इस घर को इतने साल से संभाला है, उनकी हर बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने कहा ग्रीन फॉरेस्ट कह रहे थे, ये तो रेड फ्लैग निकले, मम्मी मम्मी किए जा रहे हैं। लेकिन हम उन बहुओं में से नहीं है जो अपनी सास से हार जाए और अपने पति को उसकी मम्मी के हवाले छोड़ दे। अब क्या सोचने लगे? अरे हम कह रहे हैं छोड़ो, माँ जी की बात है, हम दोनों कोई रोमांटिक फिल्म पर चलते हैं, चलो। नहीं, आज मेरा मूड पहले से ही खराब है और मम्मी भी उदास लग रही है। आज नहीं, फिर किसी दिन चलेंगे। अरे सुनो तो, अब घर में पत्नी और माँ के बीच अगर कलेश हो रहा हो तो उस घर के बेटों का भी यही हाल होता है। लेकिन हमारी वैशाली जी कहाँ कम थी, उन्होंने तो अपने पति को अपने काबू में करने के लिए 100 तरीके सोच लिए थे। मेरा मतलब है गूगल कर लिए थे। पति को अपने काबू में करने के तरीके बताइए। हैं? अरे वाह, इसमें तो बढ़िया बढ़िया तरीके हैं। सबसे पहला, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर निकलता है। हाँ, ये सही है। आज हम ऐसा खाना बनाएंगे कि वरुण उसे खाते ही हमारे हाथ चूमने लग जाएंगे। एक काम करती हूँ, मटर पनीर, रसमलाई, लच्छा पराठा और तड़का दाल बना देती हूँ, फिर देखते हैं कैसे वरुण को माँ जी याद आती है। वैशाली रसोई में जाती है और वरुण के लिए जो जो सोचा था उसकी तैयारी में लग जाती है। लेकिन उसी वक्त राधिका भी वहीं आ जाती है, ये देखने कि आखिर वैशाली क्या खिचड़ी पका रही है। वैशाली बहू, आज इतनी जल्दी खाना बनाने में लग गई, क्या बात है? वो आज ना हम वरुण जी के लिए उनकी पसंद का खाना बना रहे हैं, मटर पनीर, तड़का दाल, लच्छा पराठा, रसमलाई। अच्छा, तुम्हें पता है वरुण को सबसे अच्छा क्या लगता है? हाँ पता है, यही सब जो हम बना रहे हैं। हमें पता है उनको कौन सी सब्जी पसंद है। यही तुम्हारी गलत फहमी है, तुम मेरे बेटे को जानती ही नहीं हो गया इनका शुरू, मेरा बेटा मेरा बेटा। न जाने कब ये अपने बेटे को मेरा पति होने देंगी। अरे तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रही हूँ? नहीं। क्या? हमारा मतलब है वरुण को आपके हाथ का खाना पसंद होगा, लेकिन आजकल वो हमारे हाथ का खाना ही खाता है। टिफिन भी वो हमारे हाथ का ही पसंद करता है। अरे वो तो इसलिए है कि आजकल मैं रसोई में कुछ बनाती नहीं हूँ। लाओ, आज हम दाल तड़का बना देते, फिर देखो कैसे वरुण खाना छोड़कर बस यही खाता रह जाएगा। रहने दीजिए माँ जी, हम बना देते हैं। अब मुझे मेरी रसोई में कुछ बनाने से पहले तुमसे परमिशन लेनी होगी क्या? अब हर बात का उल्टा ही मतलब क्यों निकालती है माँ जी? हम कह रहे हैं हम बना देते हैं ना खाना। नहीं, आज तो हम ही दाल तड़का बनाएंगे वरुण के लिए। लाओ हमें दो। मैंने बना दी है दाल तड़का। अब क्या? अरे कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। अब आपसे क्या पूछना? हमारे पति के लिए खाना बनाने से पहले आपसे पूछना पड़ेगा क्या हमें? हम तो अपनी सास से भी पूछे बिना पानी नहीं पीते थे। हाँ तो माँ जी, आपको इतनी अक्ल नहीं होगी कुछ करने की, इसीलिए हर बात के लिए पूछना पड़ता होगा। लेकिन मुझे तो हर बात की समझ है, आप चिंता मत कीजिए। वैशाली का जवाब सुनकर राधिका रसोई से बाहर चली जाती है। लेकिन हमारी वैशाली बड़े ही जोरों शोरों से वरुण के लिए खाना बनाती है। शाम को जब वरुण ऑफिस से घर आता है तब वैशाली ने टेबल को खाने से भर रखा था। उस पर फूल का गमला भी सजाया था। क्या बात है, आज खाने की इतनी अच्छी महक आ रही है। आज हमने आपकी पसंद का सब कुछ बनाया है। देखिए, दाल तड़का है, मटर पनीर। माँ, दाल तड़का आपने बनाई है क्या? मुझे पता था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो आपने ही बनाया होगा, क्योंकि आपके जैसा दाल तड़का तो कोई बना ही नहीं सकता। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्या? लेकिन ये सारा खाना मैंने बनाया है। हाँ वरुण, सारा खाना वैशाली बहू ने ही बनाया है। मैंने तो उससे कहा था मुझे तेरे लिए दाल तड़का बनाने दे, लेकिन उसने मुझे बनाने ही नहीं दिया। कह रही थी कि आजकल तुझे उसके हाथ का खाना ही पसंद आता है। वैशाली, तुमने माँ से ऐसा कहा? अरे हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको हमारे हाथ का खाना ही आजकल पसंद आता है।
आप टिफिन ले जाते हैं तब भी तो कहते हैं ना, तुम्हारे जैसा खाना और कोई बना ही नहीं सकता। हाँ, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है, लेकिन दाल तड़का माँ सच में बहुत अच्छा बनाती है। अब मेरा तो रसोई पर कोई हक ही नहीं है, वैशाली बहू ही सारा खाना बनाती है और बस हमें चुप करके खाना होता है। माँ, वैशाली का वो मतलब नहीं था। आइए, आप और मैं साथ में खाना खाते हैं, आइए। अरे फिर से वरुण जी नाराज हो गए। मुझे क्या पता था माँ जी वरुण को ये सब कह देंगी। अब कमरे में जाकर फिर से लड़ने लगेंगे मुझसे, क्या करूं। वैशाली ने वरुण की माँ को खाना नहीं बनाने दिया। जब ये बात वरुण को पता चली तो उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो नाराज है। उसने तो आज कमरे में आने के बाद भी वैशाली से कोई बात नहीं की और चुपचाप सो गया। जब भी हम सोचते कि वरुण जी को खुश कर देंगे, अपनी तरफ कर लेंगे, तभी ये सब गड़बड़ हो जाती है। अब तो वो हमसे और भी ज्यादा नाराज हो गया। अब क्या खाक वो मेरी बात मानेंगे। दिव्या और शीतल सच्ची कह रही थी, शादी के बाद ना सब कुछ बदल जाता है। पता नहीं मामा जी और मामी जी का रिश्ता इतने सालों बाद भी नया नया सा कैसे है। मामा जी तो मामी जी के पीछे भंवरे की तरह घूमते हैं। वैशाली ने शाम दाम दंड भेद और गूगल करके भी देख लिया, लेकिन वो अपने पति को खुश नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब उसने ब्रह्मास्त्र चलाने का सोच लिया था। उसने आज अपनी मामी जी को फोन लगाया और उनसे उनका राज पूछ लिया। नहीं मामी जी, आज तो आप बता ही दीजिए, आप ऐसा क्या करती है जो मामा जी आज भी आपके पीछे ना लट्टू की तरह घूम रहे हैं। अरे ये सब तुम्हारी नानी जी का कमाल है। क्या नानी? उन्होंने क्या किया? आप देखो, जरा कान खोलकर सुनना इस राज की बात को। हाँ, बड़ी ही गुप्त है, कहीं बाहर ना जाने पाए। नहीं बताइए ना, हम सुन रहे हैं। वैशाली ने बड़े ही ध्यान से मामी जी की बात को सुना। उसके बाद उसे वो हथियार मिल गया था जिससे वो ससुराल पर विजय करने के लिए तैयार थी। माँ जी, हम अंदर आ जाए क्या? आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हम? शादी के बाद इसने मेरी लाइफ डिस्टर्ब कर दी है और अब पूछ रही है। अगर आप आराम कर रहे हैं तो हम बाद में आते, कोई बात नहीं। अरे नहीं, आ जा। क्या बात है, आज बड़े मैनर्स आ गए। मेरा मतलब है आज तुम्हारा मूड अच्छा लग रहा है। हाँ माँ जी, आज ना हम बाजार गए थे तो वहां हमें एक सुंदर सी साड़ी दिख गई। लो, खर्चा करके आई है महारानी, तभी इतनी खुश लग रही है। सिल्क की साड़ी थी, बिल्कुल बारीक काम किया हुआ है उस पर, देखिए। साड़ी तो बड़ी सुंदर है सच में। महंगी होगी ना? अब इतनी अच्छी साड़ी है तो महंगी तो होनी है ना माँ जी। लेकिन आप मना मत करिएगा, हम ये आपके लिए लाए हैं। हमारी मम्मी ने जो हमें पैसे दिए थे शगुन के, उसमें से लाए हैं आपके लिए। अरे, ये इतनी सुंदर साड़ी तुम मेरे लिए लाई हो? और नहीं तो क्या माँ जी, ये सिल्क का कपड़ा, ये बारीक काम आप पर ही तो अच्छा लगेगा। हम पर तो ये रंग खिलता ही नहीं है। देखिए आप पर कितनी सुंदर लग रही हैं आप। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। हमारा रंग ही ऐसा है, इसलिए हम पर सब कुछ अच्छा ही लगता है। वो तो है माँ जी। हमारी सहेलियां तो कहती हैं तुम्हारी सास कम, तुम्हारी जेठानी ज्यादा लगती है। अभी आप बताइए। अरे बस, अब इतनी भी कुछ खास नहीं हूं मैं। अरे माँ जी, आपको पता नहीं आप कितनी खास है। आप ये रखिए, मैं आज आपके लिए आपकी पसंद की शाही गोभी और पुलाव बना देती हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? वैसे तो इतनी भी बुरी नहीं है बहू। अरे बस माँ जी, अब हमने ठान लिया है कि आपकी तरह ही बनकर दिखाएंगे। आपसे ही तो प्रेरणा ले रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए अपना। वैशाली ने आज पूरा दिन अपनी सास को जो पसंद था वही किया। उनकी चाकरी में जैसे उसने खुद को ही बिछा दिया था। आज तो जैसे घर का माहौल ही अलग सा था। राधिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। अरे आप दोनों आ गए, आइए। वैशाली बहू, जरा पानी लेकर आना दोनों के लिए। क्या बात है माँ, आज तो आप चहक रही हैं। अरे क्यों ना चहकूं, इतनी अच्छी बहू मिली है मुझे। लेकिन मुझे तुझसे बड़ी शिकायत है, तू इसे कहीं घुमाने ही नहीं ले जाता क्यों? आज एक काम कर, इसे फिल्म दिखाने ले जा। नहीं माँ जी, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ। अरे आज पूरा दिन घर और मेरी सेवा करती रही है, आज दोनों जाओ फिल्म देखने के लिए। चलो जाओ। चलो ना, आज तुम्हारी पसंद की फिल्म भी देखते हैं और आज मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की गिफ्ट भी दिलाता हूँ। अब आप दोनों कह रहे हैं तो हम तैयार होकर आते हैं। वैशाली कमरे में तैयार होने जाती है, तब वरुण भी उसके पीछे पीछे जाता है और बड़े प्यार से गुलाब देते हुए कहता है, आज तुम बड़ी सुंदर लग रही हो सच में। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। चलो आज हम दोनों खाना भी बाहर ही खाएंगे। वाह मामी जी, आपका आइडिया तो सच में काम कर गया। अब समझ में आ गया।
पतियों के दिल का रास्ता उनकी माँ की खुशी से होकर गुजरता है। माँ खुश तो मैं खुश, सही है। रमेश जी अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे शून्य में ताक रहे थे। रिया चाय लेकर आती है और उन्हें उदास देख ठिठक जाती है। पापा जी चाय लीजिए। फिर से मम्मी की फोटो देख रहे थे क्या? देखिए ठंडी हवा चल रही है, अंदर आ जाइए। अरे नहीं बेटा, बस यूं ही देख रहा था कि ये पेड़ कितना बड़ा हो गया। तुम्हारी मम्मी ने लगाया था, अब तो बस यादें ही रह गई हैं इस घर में। पापा कभी कभी मुझे बहुत अकेलापन लगता है। काश मेरी सासू माँ होती तो मुझे घर संभालना सिखाती, छोटी छोटी बातों पर टोकती, प्यार करती। मैं भी तो उनके साथ अपनी बातें शेयर कर पाती। बेटा तुम लोग तो हो मेरे पास, और क्या चाहिए। हम तो हैं पापा, पर एक जीवन साथी की जगह कोई नहीं ले सकता। आप सारा दिन चुप रहते हो, रात को जागते रहते हो, हमें दर्द होता है आपको ऐसे देखकर। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। स्वीटी आंटी हाथ में एक छोटी शीशी लेकर अंदर आती है। अरे रिया बिटिया, जरा देखो तो, रमेश जी का चश्मा कल पार्क की बेंच पर ही रह गया था। मैं उठाने गई तो देखा वहीं पड़ा है। और ये देखो, मैं आयुर्वेद से इनके घुटनों के दर्द के लिए खास तेल लेकर आई हूँ। अरे स्वीटी जी, आप क्यों कष्ट करती हैं, मैं मंगवा लेता। कष्ट कैसा रमेश जी, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, और आपकी तबीयत का ख्याल रखने वाला इस घर में कोई बड़ा तो है नहीं। रिया तो बेचारी खुद ही सारा दिन खटती रहती है। अपना ध्यान रखा कीजिए। कल रात आपकी खिड़की की लाइट देर तक जल रही थी, नींद नहीं आई क्या? आंटी आप पापा का कितना ख्याल रखती हैं। काश आप हमेशा के लिए हमारे घर आ जाती। स्वीटी आंटी शर्मा कर अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करने लगती है और चली जाती है। रात को किचन में रिया, आकाश और पिंकी धीरे धीरे बातें कर रहे थे। यार रिया, तूने देखा, पापा और स्वीटी आंटी के बीच एक अलग ही बॉन्डिंग है। आंटी पापा की छोटी छोटी चीजों का कितना ध्यान रखती है। हाँ भाई, और पापा भी देखो, आंटी के आते ही कैसे उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। मम्मी को गए 20 साल हो गए, पापा ने हमें पालने में अपनी पूरी जवानी निकाल दी। अपनी खुशियों के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। वही तो आकाश, अब पापा को एक साथी की जरूरत है। स्वीटी आंटी भी अकेली है, क्यों ना हम इन दोनों का हाथ पकड़वा दे। लेकिन पापा मानेंगे? वो तो बहुत उसूलों वाले आदमी है। कोशिश तो करनी होगी। पापा को समझाना होगा कि समाज की परवाह छोड़ो, अपनी खुशियों को पकड़ो। अगले दिन तीनों रमेश जी के कमरे में पहुंचते हैं। माहौल थोड़ा गंभीर होता है। पापा, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। हम चाहते हैं कि आप और स्वीटी आंटी शादी कर लें। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? इस उम्र में शादी, लोग क्या कहेंगे? बुढ़ा घोड़ी पे चढ़ा, यही सुनना चाहते हो तुम सब? पापा, लोगों का काम है कहना। जब आपको रात को सांस लेने में तकलीफ होती है तो वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नहीं आते। हमें आपकी फिक्र है। पापा, आपने 20 साल हमारे लिए जिए, अब थोड़ा अपने लिए जी लीजिए। स्वीटी आंटी बहुत अच्छी है। वो न सिर्फ आपकी हमसफर बनेंगी, बल्कि मुझे एक सास भी मिल जाएगी। प्लीज पापा, मना मत कीजिए। बेटा, तुम्हारी मम्मी की जगह मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता। पापा, मम्मी जहाँ भी होंगी आपको खुश देखकर सबसे ज्यादा वही मुस्कुराएंगी। वो नहीं चाहती होंगी कि आप अपनी बाकी जिंदगी ऐसे अकेले कमरे में बैठकर गुजारें। अगर तुम सबको लगता है कि यही सही है तो मुझे कोई एतराज नहीं, पर स्वीटी से कौन बात करेगा? उसकी चिंता आप मत करो पापा, आंटी तो ग्रीन सिग्नल लेकर ही घूम रही है। सब खुश हो जाते हैं और तुरंत स्वीटी आंटी के घर जाने की तैयारी करते हैं। आकाश, रिया और पिंकी दबे पांव स्वीटी आंटी के घर पहुंचते हैं। आंटी उस वक्त अपने गमलों में पानी डाल रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। नमस्ते स्वीटी आंटी, आज तो बड़ी रौनक है चेहरे पर, क्या बात है? अरे कुछ नहीं रिया बेटा, बस मौसम बड़ा रोमांटिक है ना, तो सोचा फूलों को थोड़ा प्यार दे दूं। आंटी, हम फूलों की नहीं, सीधे गोभी के फूल की बात करने आए हैं। मेरा मतलब है, मतलब कि पापा की। आंटी, घुमा फिरा के क्या बात करना। हम चाहते हैं कि आप हमारे घर की स्वीटी आंटी से स्वीटी मम्मी बन जाओ। क्या आप पापा से शादी करोगी? स्वीटी आंटी के हाथ से पानी का डिब्बा छूटते छूटते बचा। वो एकदम से अपनी गुलाबी साड़ी का पल्लू उंगलियों में लपेटने लगी और नजरें नीची कर ली। हाय रब्बा, तुम बच्चे भी ना बड़े वो हो। पर सच कहूँ, मुझे तो तुम्हारे पापा शुरू से ही बड़े हैंडसम और शालीन लगते हैं। वो जब चश्मा लगाकर अखबार पढ़ते हैं ना, तो कसम से अमिताभ बच्चन लगते हैं। ओहो आंटी, मतलब लाइन तो दोनों तरफ से क्लियर थी। मेरे पति को गुजरे तो जमाना हो गया। मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं है जो घर में शोर मचाए। मैंने तो हमेशा तुम तीनों को अपना ही माना है। अगर रमेश जी मान गए हैं तो मेरी तरफ से तो समझो शहनाई बच गई। आंटी, आप तो अभी से शर्माने लगी। अरे पागल, अब इस उम्र में शर्माऊं नहीं तो क्या जिम जाऊं? जाओ अपने पापा से कह देना कि डोली लेकर जल्दी आए, वरना कहीं मेरा इरादा न बदल जाए। डन आंटी, अब सीधा मंडप में मिलते हैं।
आकाश, जल्दी से हलवाई को फोन करो, पापा की बारात निकलेगी और वो भी बड़े धूमधाम से। रिया सोफे पर बैठी है और लगातार फोन घुमा रही है। उसके चेहरे पर ऐसी चमक है जैसे उसकी खुद की शादी हो। हेलो, हाँ रागिनी, सुन, अगले हफ्ते की सारी डेट्स खाली रख। अरे मेरे ससुर जी की शादी है भाई। हाँ तूने सही सुना, मैं अपनी नई सास लेकर आ रही हूँ। अब मुझे भी कोई रोकने टोकने वाला होगा, कोई बहू बहू कहकर आवाज देगा तो बस सज धज कर आ जाना, जबरदस्त नाचना है हमें। रिया दूसरा फोन लगाती है। हेलो मम्मी, अरे बधाई दो, आपके समधी जी दूल्हा बन रहे हैं। अरे नहीं मम्मी, कोई मजबूरी नहीं है, हम सबकी खुशी है। स्वीटी आंटी अब हमारी स्वीटी मम्मी बनेंगी। मैं तो पागल हो रही हूँ खुशी के मारे। आकाश ऑफिस के कैंटीन में खड़ा और मेज पर मिठाइयों के बड़े बड़े डिब्बे रखे हैं। वो सबको जबरदस्ती लड्डू खिला रहा है। अरे शर्मा जी, एक नहीं 2 लड्डू लीजिए, आज मेरे पापा की शादी फिक्स हो गई है। क्या कह रहे हो आकाश बाबू, पापा की शादी इस उम्र में? हाँ शर्मा जी, बचपन में जब भी मम्मी पापा की शादी हुई थी तब तो मैं जा नहीं पाया, बहुत छोटा था, मतलब पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन इस बार कसर पूरी करूंगा, अपने पापा के आगे नागिन डांस करूंगा, सबको आना है। बॉस को भी बोल दिया है, नो काम ओनली शादी का जाम। मान गए भाई, आज के जमाने में ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं जो खुद अपने बाप का घर बसाएं। अरे भाई, पापा ने हमारे लिए पूरी जिंदगी खपा दी, अब उनका भी तो हक है कि कोई उनके साथ बैठकर शाम की चाय पिए और उनसे पूछे, जी चश्मा कहाँ रखा है। कॉलेज की कैंटीन में पिंकी ने 3-4 टेबल जोड़ रखी थी और कॉलेज की कैंटीन में पिंकी ने 3-4 टेबल जोड़ रखी थी और ढेर सारे पिज्जा मंगवाए। प्रोफेसर साहब वहां से गुजरते हैं। पिंकी, आज क्या बात है, क्लास छोड़कर यहाँ पिज्जा खिला रही हो, टॉप किया है क्या? सर, टॉप वॉप तो होता रहेगा, आज न्यूज बड़ी है, मेरे पापा की शादी है, आप सबको आना है। प्रोफेसर गॉड बोले आप तो खास तौर पर आना, पापा को आपकी कंपनी अच्छी लगेगी। पिंकी, तू सच में सीरियस है? तेरी नई मम्मी आएगी तो वो तुझे टोकेगी नहीं? अरे यार, वही तो मजा है, घर में सन्नाटा रहता है। अब कम से कम मम्मी के साथ शॉपिंग तो जाऊंगी, पापा तो बस हाँ हूँ करते हैं। स्वीटी मम्मी के साथ तो मैं रील बनाऊंगी, माई न्यू मॉम इज सो कूल। घर में हर तरफ कपड़े और सजावट का सामान बिखरा होता है। रमेश जी को बीच में खड़ा करके रिया और आकाश शेरवानी का नाप ले रहे थे। अरे बस करो भाई, ये सुनहरी शेरवानी मुझ पर कैसी लगेगी, लोग कहेंगे बुढ़ापे में कुवारा चढ़ गया घोड़ी पर। पापा जी, आप चुपचाप से साफा पहनिए, आप देखना, आप दूल्हे के लिबास में हमारे पड़ोसी वाले सिंघाने अंकल से भी जवान दिखेंगे। और पापा, मैंने आपके लिए स्पेशल मोजरी मंगवाई है, एकदम चमकती हुई। बेटा, तुम लोग जितना खुश हो, मुझे लग रहा है कि कहीं मैंने सही फैसला लिया है ना। बस ये स्वीटी जी वो ठीक रहेंगी ना? पापा, स्वीटी आंटी तो पार्लर में अपना प्री ब्राइडल बुक भी करवा चुकी है, वो आपसे ज्यादा एक्साइटेड है। बैंड बाजा बज रहा है, आकाश और पिंकी पागलों की तरह नाच रहे हैं। मोहल्ले के लोग बालकनी से झांक रहे हैं। रमेश जी और स्वीटी आंटी एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। चलो भाई, अब गृह प्रवेश की तैयारी करो, हमारी सासू माँ घर आ रही हैं। स्वीटी आंटी घर की दहलीज पर खड़ी है, वो अभी बहुत प्यार से मुस्कुरा रही है। रिया, आकाश, पिंकी, तुम लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब देखना मैं इस घर को कैसे संभालती हूँ। बस मम्मी जी, हमें यही चाहिए था, अब चाबियां आपके पास और टेंशन हमारी खत्म। सुबह का वक्त है, आकाश ऑफिस जाने के लिए तैयार और अपनी घड़ी पहन रहा है। अच्छा स्वीटी आंटी, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। स्वीटी तभी बालों को संवारते हुए बोली। रुको आकाश, ये स्वीटी आंटी क्या लगा रखा है? अब मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और देखो, मुझे मम्मी या माँ मत बोलना, बहुत ओल्ड फैशन लगता है। आज से तुम सब मुझे मोमसी कहोगे, सुनने में कितना रॉयल लगता है ना? मोमसी? पर आंटी, मेरा मतलब है मम्मी, ये तो बहुत अजीब है। कुछ अजीब नहीं है। और पिंकी, ये जो तुमने जीन्स पहनी है, कल से इसे पहनना बंद करो। रमेश जी, देखिए अपनी बेटी को। कोई बात नहीं, बच्ची है स्वीटी जी। सुबह सुबह रिया रसोई में पोहे बना रही थी, तभी स्वीटी वहां पहुंचती है और कढ़ाई को घूर कर देखती है। ये क्या बंधा है रिया, पोहे, वो भी इतने तेल और राई के साथ? हटाओ इसे, आज से सुबह के नाश्ते में सबको नीम का जूस और उबला हुआ ओट्स मिलेगा। पर मम्मी जी, पापा को तो पोहे बहुत पसंद है, वो सालों से यही खाते आ रहे हैं। स्वीटी रमेश जी की तरफ देखते हुए। खाते थे बहू, अब नहीं खाएंगे, अब इस घर में चीजें बदलेंगी, मैं आ गई हूं ना, तो अब जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। रमेश जी बोलिए, आपको पोहा खाना है या मेरा बनाया हुआ हेल्दी नाश्ता? वो रिया सही कह रही है, पोहा खा लेता तो। क्या कहा? रमेश जी भूल गए कल की कसमें, अगर तंदुरुस्त रहना है तो वही खाएंगे जो मैं खिलाऊंगी। रिया, कढ़ाई हटाओ यहाँ से।
रिया को गुस्सा आ जाता है और वो चम्मच पटक देती है। मम्मी जी, ये क्या बात हुई? मैं पिछले 5 साल से ये रसोई संभाल रही हूँ, पापा को कभी कोई शिकायत नहीं हुई। आप कल आई हैं और आज से हुक्म चला रही हैं। सुन बहू, वो 5 साल तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ कोई सास नहीं थी, पर अब मैं आ गई हूँ। मैं इस घर की सासू माँ हूँ और तुम मेरी बहू हो, तो नियम मेरे चलेंगे और हुक्म भी मेरा होगा। तुम लोग तो मुझे इसलिए लाए थे ना कि मैं घर की काम वाली बन जाऊं और तुम अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारो। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था मम्मी जी। सोचा तो यही था, पर अब पासा पलट गया है। आज से रसोई की और घर की चाबियां मेरे पास रहेंगी। अब जाओ और जाकर मेरे कमरे की सफाई करो, मुझे धूल से एलर्जी है। और सुनो आकाश, अब जो भी कमा के लाओगे सब मुझे दोगे और किसी को नहीं। मैं घर चलाऊंगी। पिंकी और आकाश कोने में खड़े होकर ये सब देख रहे थे। भाई, ये स्वीटी आंटी को क्या हो गया? शादी से पहले तो कितनी मीठी मीठी बातें करती थी। पिंकी बेटा ये ले लो, पिंकी बेटा वो ले लो करती थी। आज तो ये हिटलर की छोटी बहन लग रही है। यार मुझे तो डर लग रहा है, पापा की हालत देख, वो तो गर्दन भी नहीं हिला। यार मुझे तो डर लग रहा है, पापा की हालत देख, वो तो गर्दन भी नहीं हिला पा रहे हैं। स्वीटी आंटी ने तो आते ही मॉमसी का टैग लगाकर पूरे घर पर कब्जा कर लिया। आकाश देखो ना, पापा कुछ बोल ही नहीं रहे। मम्मी जी तो मुझे रसोई से ही बाहर निकाल रही है, कह रही है कि अब मेरा राज शुरू हो गया है। कुछ दिन बीतते हैं कि फिर मॉमसी का एक नया धमाका होता है। रिया रसोई में सब्जी काट रही थी, तभी स्वीटी आंटी मटकते हुए आती है और सीधे चूल्हा बंद कर देती है। मम्मी जी, ये क्या किया? सब्जी अभी कच्ची है। कच्ची है तो कच्ची ही रहेगी। तुमने मुझसे पूछा कि आज क्या बनेगा, अपनी मर्जी से कढ़ाई चढ़ा दी। अब मैं आ गई हूं ना, तो इस घर का राज और रिवाज दोनों बदलेंगे, समझ गई? मम्मी जी, मैं सालों से इस घर की पसंद का खाना बनाती आई हूँ, तब तो किसी को दिक्कत नहीं थी। तब इस घर में सास नहीं थी, अब मैं सासू माँ हूँ, तो मेरे नियम चलेंगे। चलो ये सब कूड़े में डालो और आज से सिर्फ वही बनेगा जो मुझे पसंद है। अगर जुबान लड़ाई तो बेलन से सजा दूंगी। आकाश और रिया तैयार होकर कमरे से बाहर आते हैं। पिंकी भी साथ में है। पापा, हम जरा बाहर जा रहे हैं, फिल्म देखकर डिनर करके आएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। आकाश, बीवी का पल्लू छोड़ और यहाँ बैठ। और पिंकी, ये रात के 8 बजे बाहर जाने का क्या मतलब है? शरीफ घरों की लड़कियां सूरज ढलने के बाद चौखट पार नहीं करती। मम्मी जी, मैं भैया भाभी के साथ जा रही हूँ, अकेले नहीं। भैया हो या भाभी, रात के राही को लोग आवारा ही कहते हैं। जाओ अंदर जाकर बैठो और कल की पूजा के लिए 5 किलो बादाम छिलो। और रिया, तुम भी सुनो, फिल्म देखने के पैसे मुझे दो, घर का बजट अब मैं संभालूंगी। आकाश गुस्से में अपने पिता के पास जाता है। पापा, आप चुप क्यों हैं? देखिए ये क्या कर रही है, हम अपनी मर्जी से एक फिल्म तक नहीं देख सकते। बेटा, अब वो तुम्हारी मम्मी है, उनकी बात मान लो तो। रमेश जी, ज्यादा लाड़ मत दीजिए इन्हें, चुपचाप यहाँ आइए और मेरा सिर दबाइए, बहुत दर्द है। और सुनो, कल से इन बच्चों का पॉकेट मनी और फालतू खर्चा बंद। बात इतनी बढ़ जाती है कि रिया अपना बैग पैक करके बाहर ले आती है। पिंकी और आकाश भी पीछे खड़े हैं। पापा, बहुत हो गया, हम आपको इस घर में इसलिए लाए थे ताकि आपकी तन्हाई दूर हो, पर हमें क्या पता था कि हम एक हिटलर को घर ले आएंगे। स्वीटी आंटी शादी से पहले कितनी मीठी थी, पर ये तो अब हमारी जान की दुश्मन बन गई है। पापा, हमें नहीं पता था कि मॉम से बनते ही ये अपने ही घर में हमें कैदी बना देंगी। हम जा रहे हैं पापा, इस घर में अब हमारा दम घुटता है। हाँ हाँ, रास्ता खुला है, जाओ जिसे जाना है जाए। ये घर अब मेरा है, ये मेरे पति का है और ये तिजोरी की चाबियां भी मेरी है। जैसे मैं बोलूंगी ये रमेश जी वैसे ही उठेंगे और वैसे ही बैठेंगे। तुम लोगों की अब यहाँ कोई जगह नहीं। पापा, आखिरी बार देख लीजिए हमें, हम जा रहे हैं इस घर को छोड़कर। जहाँ बच्चों की इज्जत ना हो वहां हम नहीं रह सकते। अलविदा पापा, अब आप अपनी मॉमसी के साथ ही खुश रहिए। जाओ जाओ रमेश जी, अब सिर्फ मैं और आप। नहीं बच्चों, रुको, मुझे इस हिटलर के साथ अकेला मत छोड़ो, बचाओ बचाओ। नींद का खुलना और धमाका। अचानक रमेश जी के कानों में रिया की आवाज गूंजती है। पापा, ओ पापा, उठिए, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, आप नींद में हाथ पांव क्यों चला रहे हैं? चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। रमेश जी हड़बड़ा कर आंखें खोलते हैं। वो अपने उसी पुराने कमरे में अपनी उसी पुरानी कुर्सी पर बैठे हैं। सामने रिया चाय का कप लिए खड़ी है। रमेश जी पसीने से लथपथ हैं और हाफ रहे हैं। रिया, तू यहीं है? तू घर छोड़कर नहीं गई? पापा, क्या हो गया? मैं घर छोड़कर क्यों जाऊंगी? और देखिए, सामने स्वीटी आंटी भी आई हुई हैं आपसे मिलने। जैसे ही रमेश जी की नजर सामने खड़ी स्वीटी आंटी पर पड़ती है, वो डर के मारे अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं और पीछे की ओर भागते हैं। नहीं, दूर हटो मुझसे स्वीटी, आज नहीं,
कल नहीं, मैं तुझे अभी के अभी छोड़ता हूँ। मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कोई बंटवारा नहीं करूंगा और न ही वो गंदा काढ़ा पीऊंगा। घर के सभी सदस्य आकाश, पिंकी और स्वीटी आंटी सन्न रह जाते हैं। अरे रमेश जी, ये क्या बदतमीजी है। मैं तो बस चिया शीट्स देने आई थी और आप मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारा रिश्ता ही क्या है जो आप मुझे छोड़ेंगे। पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप स्वीटी आंटी पर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ पापा, आप तो अभी नींद में मॉमसी मॉमसी चिल्ला रहे थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस ये समझ लो कि मुझे अक्ल आ गई है। मुझे मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं मरते दम तक कुंवारा रहूंगा, पर इस स्वीटी को घर की सासू माँ कभी नहीं बनाऊंगा। अजीब आदमी है, मैंने तो शादी का नाम भी नहीं लिया और ये पहले ही रिजेक्ट कर रहे हैं। रखिए अपनी चाय अपने पास, मैं चली। स्वीटी आंटी पैर पटकती हुई घर से बाहर निकल जाती है। तो असल में हुआ ये था कि रमेश जी ने एक दिन अपनी बहू रिया और बेटी पिंकी को चोरी छिपे ये बातें करते सुन लिया था कि पापा अकेले हैं और उनकी शादी स्वीटी आंटी से करा देनी चाहिए। बस वही बात रमेश जी के दिमाग में बैठ गई और दोपहर की नींद में उन्होंने अपनी शादी का पूरा ट्रेलर देख लिया, शादी से लेकर कलेश और घर छोड़ने तक। उस एक डरावने सपने ने रमेश जी के मन से दूसरी शादी का भूत हमेशा के लिए उतार दिया। अब आलम यह है कि अगर रास्ते में स्वीटी आंटी दिख भी जाए तो रमेश जी रास्ता बदल लेते हैं। उन्होंने अपनी आजादी और बच्चों के हाथ के मसालेदार पोहे की कीमत समझ ली है। अब वो अकेले हैं, पर मॉमसी के खौफ से कोसों दूर और बेहद खुश हैं।